Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME305 पावर जनरेशन यूनिट नंबर 8 के पार्ट 3 के बारे में। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में MHD पावर जनरेशन भी कहा जाता है, और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन मेथड के बारे में, जिसे ओटेक भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक यानी कि MHD पावर जनरेशन के बारे में। देखिए, MHD पावर जनरेशन के प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो MHD पावर जनरेशन होता है, ये कार्य करता है फैराडेज लॉ पे यानी कि फैराडे के सिद्धांत पे, जिसके अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र और किसी सुचालक में जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में कभी भी रिलेटिव मोशन होता है, तो कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। और ये जो कंडक्टर होता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है और एक गैस भी हो सकता है। एक MHD पावर जनरेशन के अंतर्गत जो हम कंडक्टर काम में लेते हैं, वो एक हॉट आयनाइज्ड गैस होता है। जब इस हॉट आयनाइज्ड गैस को एक डक्ट के थ्रू एक्सपेंड किया जाता है और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराया जाता है या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजारा जाता है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ है, तो इसी रिलेटिव मोशन के कारण इस गैस के अंदर, इस आयनाइज्ड गैस के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और जो गैस होती है वो हाईली पोटेंशियल हो जाती है। और जो डक्ट के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उनसे इस पोटेंशियल को पिकअप कर लिया जाता है और इस प्रकार इस आयनाइज्ड गैस से हमें डायरेक्ट करंट यानी कि DC करंट प्राप्त होता है, जिसे बाद में इन्वर्टर की सहायता से हम लोग AC करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, इसी बात को हम यदि डायग्राम से समझें, तो ये डायग्राम है MHD यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन का। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है एक डक्ट के अंदर जाती हुई आयनाइज्ड गैस। इस आयनाइज्ड गैस को कंप्रेस किया जाएगा और डक्ट से गुजारा जाएगा। डक्ट के दोनों तरफ देखिए लगे हुए हैं मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल का काम करते हैं और डक्ट के सराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और जब ये आयनाइज्ड गैस इस डक्ट में से एक्सपेंड होती है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ है, तो इससे के कारण एक जो गैस होती है, ये इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। और इसी वोल्टेज जो कि इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, तो डक्ट के जो दोनों तरफ लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, उन इलेक्ट्रोड्स की सहायता से इसी वोल्टेज, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज को DC करंट में बदल दिया जाता है, जिसे फर्दर हम इन्वर्टर की सहायता से AC करंट के अंतर्गत बदल देते हैं। तो देखिए, आयनाइज्ड गैस क्या होती है। जब भी किसी गैस को हाई टेम्परेचर तक यानी लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल या गैस के एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो आउटर वैलेंसी होती है, उससे एस्केप हो जाता है, और जिसके कारण की गैस आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है और गैस पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है और गैस की इसी स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा। अब क्योंकि आयनाइज्ड गैस के लिए इतना हाई टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस की क्या हमें आवश्यकता होती है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो गैस होती है उसकी सीडिंग करते हैं पोटेशियम और सीजियम के साथ, जिसके कारण की जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और इससे कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर ही गैस का आयनाइजेशन किया जा सकता है। तो देखिए, जो एग्जॉस्ट गैस होती है MHD यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर से निकलने वाली जो गैस होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2500 केल्विन के आसपास होता है। और इसी कारण से जो इसका यूज़ है वो किसी भी कन्वेंशनल बॉयलर में स्टीम को फॉर्म करने के लिए, स्टीम को रेज करने के लिए किया जा सकता है। तो इसी कारण से इसका जो उपयोग है MHD का,
वो कंबाइंड साइकिल के अंतर्गत किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं MHD यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, जो पहला एडवांटेज है ये कि जो सिस्टम होता है वो सिंपल होता है और इसकी लार्ज पावर और लार्ज टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। इसके अंदर दूसरा एडवांटेज जो है वो ये कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और इसकी हाई रिलायबिलिटी होती है। तीसरा एडवांटेज ये कि इस प्रकार के पावर जनरेशन प्लांट को नो लोड कंडीशन यानी कि जब ये किसी भी प्रकार की पावर जनरेशन नहीं कर रहा है से फुल लोड कंडीशन यानी कि जब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है पर ले जाने में सिर्फ 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसी कारण से जो आउटपुट है वो भी हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो बात करें इंडिया में MHD पावर प्लांट की, तो MHD पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंतर्गत, तो एक एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट जो लगभग 5 मेगावाट का है वो लगाया गया है तिरुचिरापल्ली में भेल द्वारा, जिसको कि बार्क यानी कि भारतीय एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी सपोर्ट कर रहा है। यानी कि भेल के द्वारा जो लगाया हुआ पावर प्लांट है इसमें भारतीय एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क भी अहम भूमिका निभा रहा है। और ये जो पावर प्लांट है वो इंडिया और USSR यानी कि रशिया का एक जॉइंट प्रोग्राम है। तो अब बात कर लेते हैं ओटेक यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। तो जैसा कि हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि जो ओटेक है यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, उसमें सोलर एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के कारण ही जो वाटर बॉडी है, जैसे कि कोई भी सी है या सी है मतलब कि समुद्र है, वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से उस समुद्र की जो ऊपरी सतह है यानी कि ऊपरी सरफेस, उसका टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाता है। लेकिन उसी समय जो उस वाटर बॉडी की जो डेप्थ लेवल है यानी कि गहराई में जो वाटर है उसका टेम्परेचर उस वाटर जो अपर वाटर सरफेस है जो कि डायरेक्टली सन में एक्सपोज है उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। और ये जो टेम्परेचर होता है वाटर सरफेस जो कि अपर वाटर सरफेस और डेप्थ में उपस्थित वाटर का, ये लगभग 20 से 25 केल्विन का होता है। तो देखिए, इसी टेम्परेचर डिफरेंस का उपयोग करते हुए ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन द्वारा पावर का जनरेशन किया जा सकता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, देखिए, जो सरफेस वाटर है उसका उपयोग जो कि हाई टेम्परेचर पर है उसका उपयोग करते हुए कोई भी जो ऑर्गेनिक फ्लूइड है जैसे कि अमोनिया है, प्रोपेन है, इसको वेपोराइज कर लिया जाता है, इसका वाष्पीकरण कर दिया जाता है और इसे वाष्प में बदलने के बाद इसके द्वारा हीट इंजन को रन किया जा सकता है। और हीट इंजन को रन करने के बाद जो वाष्प बाहर निकलती है उसे डेप्थ में उपस्थित यानी गहराई में उपस्थित ठंडे पानी द्वारा कंडेंस करके पुनः लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो गर्म पानी और ठंडे पानी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसके द्वारा एक हीट इंजन को रन किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के पावर प्लांट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 7% के आसपास। और ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर कार्य करते हैं, इन सभी में अमोनिया, प्रोपेन, R12 या R22 का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के अंदर होता है और ये सभी काम करते हैं क्लोज रैंकाइन साइकिल के ऊपर। तो देखिए, अब हम लोग समझ लेते हैं इसको इसी चीज़ को डायग्राम के द्वारा। तो देखिए, जो वाटर सरफेस पे है किसी भी वाटर बॉडी की जिसका कि टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री के आसपास है, उसे पास किया जाएगा बॉयलर से, जिसके कारण कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनिक फ्लूइड है जो वेपर की फॉर्म में है, टरबाइन को जाके रोटेट करेगा और टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद ये वापस जाएगा कंडेंसर में। और कंडेंसर में जो कोल्ड वाटर है जो कि डेप्थ में है लगभग 1000 मीटर की डेप्थ में और जिसका कि टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो इस ठंडे पानी से इस वेपर का फिर से कंडेंसेशन हो जाएगा और इस कंडेंस्ड वेपर को पंप की सहायता से पुनः बॉयलर में पंप कर दिया जाएगा और इसी प्रकार से साइकिल कार्य करेगी। तो इस प्रकार से एक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से पावर का जनरेशन होता है
और ओशन थर्मल एनर्जी से जो पावर का जनरेशन होता है, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में लक्षद्वीप में कावारत्ती में लगाए गए हैं, जो लगभग 1 मेगावाट पावर जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।